नमस्कार। हमारे सामने एक 73 वर्षीय युवक की कुंडली है। 8 अगस्त 1948 शाम के 4:45 पर हुआ है इनका जन्म। इनकी जो कुंडली है वो एक धनु लग्न की कुंडली है और चंद्रमा कन्या राशि के अंदर विराजमान है। लग्न के मालिक बृहस्पति और राशि के मालिक बुध हैं, यानी लग्न और राशि दोनों के ऊपर सौम्य ग्रह, बुद्धिमता वाले ग्रह का प्रभाव है। बृहस्पति ज्ञान के प्रतीक हैं, बुध बुद्धिमता लॉजिक के प्रतीक हैं। और जब दोनों के ऊपर इस प्रकार के सौम्य ग्रह का प्रभाव हो तो व्यक्ति जीवन में कहीं ना कहीं समझदारी से, विवेक से, ज्ञान से अपने जीवन में चलेगा और कुछ उन्हीं के बल पर कुछ अच्छा करने में सक्षम होगा। ये प्लैनेट इस प्रकार के इंडिकेशंस देते हैं। जो ये पहला इंडिकेशंस आपकी कुंडली से मुझे दिखाई दिया। कुंडली में लगन में देखें तो कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है। धनु लगन अपने आप में एक एनर्जेटिक लगन होता है, क्योंकि ये बृहस्पति की अग्नि तत्व राशि का लगन है। इसलिए ज्ञान के साथ साथ व्यक्ति के अंदर एनर्जी है। ये ऐसा गुरु भी हो सकता है जिसको क्रोध आता हो, तो ऐसी स्थिति है, एनर्जेटिक है, अच्छा लगन है। अब लगन का जो मालिक है वो कुंडली के द्वादश भाव में बैठा। शास्त्र कहता है जब जब लग्नेश कुंडली के 6, 8, 12 भावों में बैठा हुआ हो, साथ ही साथ नवांश कुंडली में भी उसकी पोजीशन ज़्यादा बेहतर ना हो, तो ये व्यक्ति के जीवन को संघर्षरत बनाता है। उसे अपने जीवन में मान सम्मान प्राप्ति के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है, अपने जीवन में जद्दोजहद करनी पड़ती है, अपने सम्मान के हर हक के लिए लड़ना पड़ता है। आपकी कुंडली में बृहस्पति द्वादश भाव में मित्र की राशि में है, लग्नेश 12वें घर में, चतुर्थेश भी 12वें घर में। इसका मतलब जिस स्थान पर पैदा हुए हो उस स्थान से अन्य स्थान पर जाकर अगर काम करोगे तो आप जीवन में ज़्यादा सफल होगे। एक बात, बृहस्पति द्वादश में वक्री है, तो वक्री ग्रह शक्ति होता है, आपको शक्ति देगा, आपको हिम्मत प्रदान करेगा ऐसा ग्रह। और बृहस्पति जैसा ग्रह है तो वो आपकी जो हिम्मत है वो आपके विवेक में शामिल होगी। जरूरी नहीं है आदमी किसी के साथ लड़ाई करके जीत जाए, वही हिम्मत है। जीवन में विवेक और धैर्य के साथ जीवन की पारी को जीत लेना भी एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। वो मिलता है बृहस्पति के वक्री होने से। अब बृहस्पति यहाँ चौथे घर को वापस भी देख रहा है, यानी घर के सुख में कमी हो रही है। ऐसे लोग जीवन में स्वयं का सुख साधन खरीद लेते हैं, स्वयं का मकान खरीद लेते हैं, लेकिन उसके लिए उनको काफ़ी एफर्ट्स लग जाते हैं। तो क्योंकि चतुर्थेश चौथे घर को वापस देखता है, जब चतुर्थेश चौथे घर को वापस देकर वो भी बृहस्पति जैसे ग्रह की पंचम दृष्टि हो, अपने घर परिवार को बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति होता है। वो चाहता है कि हमेशा से घर परिवार के लोग संगठित रहें, साथ में रहें, तो उसको जोड़ के रखने की क्षमताएं इनके भीतर होती हैं। वक्री ग्रह क्योंकि नवांश में भी आपका बृहस्पति राहु केतु एक्सेस में है, तो जीवन में जब भी बृहस्पति की महादशा अंतरदशा आएगी आपके लिए हेल्थ इश्यूज लाएगी, आपकी लाइफ को स्ट्रगल भरा बनाएगी। नवांश कुंडली में बृहस्पति 7th लॉर्ड होके और 4th लॉर्ड होके बैठा हुआ है राहु केतु एक्सेस में, यानी फिर से घर के सुख में कमी यहाँ भी दिखती है और यहाँ भी, और वाइफ के साथ भी कुछ डिस्टर्बेंस ये दे सकता है, हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है। तो आपने पूछा भी था कि मेरा बृहस्पति जो है 12वें घर में वक्री है तो उसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं। जबकि दशमांश कुंडली में बृहस्पति राहु केतु एक्सेस में दशम में ही बैठा है, इसका मतलब है कर्म होगा, बृहस्पति कर्म कराएगा और कर्म से सफलता भी देगा। लेकिन जब यहाँ 12वें घर में और यहाँ 6ठे घर में हो, तो आपने अपने जीवन में मुझे एक घटना भी बताई थी कि मेरे साथ इस तरीके की प्रॉब्लम रही, तो वो भी उसका एक कारण होता, ये भी होगा। अब मैं बात करता हूँ आपकी कुंडली में शुक्र की, कि शुक्र कुंडली में 6ठे और एकादश का मालिक होकर सप्तम भाव में बैठा हुआ है। सप्तमेश शुक्र का सप्तम भाव में होना, कारक शुक्र का सप्तम में होना, शास्त्र कहता है कारको भावनाशाय, कारक भाव का नाश करता है। और शुक्र जैसा ग्रह षष्ठेश होके बैठे तो वाइफ की हेल्थ को प्रॉब्लम देता है। एक बात, आपकी इच्छाओं को बढ़ाता है, व्यक्ति अपनी इच्छाओं पूर्ति के लिए मेहनत करता है और जीवन में सफलता ले लेता है। वहीं सप्तम भाव का कारक है शुक्र और सप्तम भाव का मालिक अष्टम में बैठा। सप्तमेश का अष्टम में जाना और षष्ठेश का सप्तम में होना, ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छे संकेत नहीं।
और यहाँ भी ये राहु केतु एक्सेस में था। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपका जो जिस तरीके से आपका बर्थ डिटेल है 1948, ये वो देश काल पात्रता है कि उस दौरान अगर किसी के मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होती भी थी तो बहुत सारी बातें सामाजिक रूप में ध्यान रखते हुए दब जाती थी। आज के समय में अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए और उसकी कुंडली में ऐसे योग हो तो निश्चित मैं कह देता हूँ कि भैया डाइवोर्स हो जाता है ऐसे हॉरोस्कोप का, क्योंकि लोगों में अब सेंस नहीं रही, पेशेंस नहीं रहा और देश काल पात्र चेंज हो गया। लेकिन कॉम्बिनेशंस तो कॉम्बिनेशन है, तो कहीं ना कहीं पत्नी से दूरी भी दे सकता है, पत्नी से वैचारिक मतभेद भी दे सकता है, लेकिन वो स्थिति क्या होती है, उस समय दब के रह जाती हैं। सप्तमेश का अष्टम में जाना वैवाहिक जीवन में विलंब का भी एक कारण होता है, कभी कभी शादियां भी देर से हो जाती हैं। जिस समय की डेट ऑफ बर्थ आपकी है उस दौरान 25 वर्ष की उम्र में विवाह होना भी एक देर से विवाह होना जाता था। आपकी कुंडली में शनि जो हैं वो बैठे हुए हैं नवम भाव में, भाग्य स्थान में बैठा हुआ शनि, शत्रु राशि का शनि भाग्य में अड़चने देता है, भाग्य बनाने में स्ट्रगल देता है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान का मालिक सूर्य ऑलरेडी अष्टम में गया। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं अपनी गलतियों के कारण अपने भाग्य पर लात मार सकता है, क्योंकि आपके भाग्य का मालिक अष्टम में है और वहां पर शनि बैठा हुआ है। एक बात। दूसरा, शनि द्वितीय तृतीय होकर यहाँ है, तीसरे घर को वापस देता है, साहस में वृद्धि करता है। भाग्य को बनाने के लिए टूर ट्रैवलिंग यात्राएं होंगी। द्वितीय शो के भाग्य स्थान में यानी धन भी मिलेगा। लेकिन नवांश में देखिए शनि ये नीच का हुआ, फिर से वही कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये पंचमेश होके यहाँ है कि भैया अपनी गलती से आप अपने जीवन में प्रॉब्लम भी लेंगे। कुछ ना कुछ डिसीजंस आपके जीवन में अपने गलत हो सकते हैं, जिसके कारण आपको अपने भाग्य पर नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आपका शुक्र नवांश में भी पीड़ा में है, यहाँ सूर्य के साथ है और नीच के मंगल से और शनि से दृष्ट है। ये हॉरोस्कोप बार बार एक चीज़ का इंडिकेशंस देती है, वो उसको कहते हैं एक खराब वैवाहिक जीवन। चाहे वो किसी भी कारण से हो, पति पत्नी बहुत बहुत दूर रहते हैं, बहुत बहुत समय तक ऐसा साथ में रहे तो उनके बीच में प्रॉब्लम्स आ गई, अच्छा नहीं हुआ। क्योंकि शुक्र को कहा जाता है ब्यूटी ऑफ मैरिज, मैरिज के सुख को देने वाला ग्रह अगर कुंडली में पीड़ित हो तो व्यक्ति कितना भी अपने आप को कहे कि मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन हम इसको नहीं मानते, क्योंकि हमने ऐसा 100 200 500 कुंडलियों पर देखा है। चलिए, तो शनि की पोजीशन नवांश में प्रॉब्लमेटिक है, दशमांश में स्थितियां ठीक है, फिर से थर्ड हाउस में आया है, यानी शनि की दशा अंतरदशा जीवन में टूर ट्रैवलिंग यात्राएं कराएगी। अब आती है बात चंद्रमंगल योग की। चंद्रमंगल योग शास्त्र में लक्ष्मी योग के लिए जाना जाता है। लक्ष्मी योग चंद्रमंगल योग है, लेकिन शास्त्र में इसका वर्णन ज्यादा नहीं दिया। उन्होंने कहा चंद्रमा मंगल एक साथ हों तो लक्ष्मी योग होता है। शास्त्र में कहा ऐसा व्यक्ति द्रव्य के कार्यों से, शराब से, स्त्रियों के द्वारा पैसा कमाने से, जहाज के कार्यों से, जल से, इनसे पैसा कमाता है। ऐसा अलग अलग शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये योग बनता कहाँ से है। आपकी कुंडली में पंचम भाव का मालिक मंगल दशम भाव में बैठा, पंचमेश का दशम में जाना व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग अपने कार्य में करेगा। लेकिन उसके साथ कौन है? अष्टमेश चंद्रमा और द्वादशेश मंगल। अब ये वो चंद्र मंगल योग है कि भैया लक्ष्मी तो मिल रही है, लेकिन लक्ष्मी प्राप्ति के चक्कर में आप जीवन में कार्य पे बदनामी तो नहीं ले रहे। आप अपने कार्य क्षेत्र में बदनाम हो गए, आप अपने कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर कोई ब्लेम लग गया। ये वो चंद्रमंगल योग है कि पैसा दे रहा है लेकिन नुकसान भी दे रहा है, सामाजिक हानि भी दे रहा है, क्योंकि ये द्वादशेश और अष्टमेश भी है। तो मंगल पंचम को वापस देख रहा है, संतान दे देगा, बुद्धि दे देगा, लेकिन ये द्वादशेश भी है, इसको भूलना नहीं चाहिए। अब दशम भाव पर द्वादशेश भी है, दशम भाव पर अष्टमेश भी है, तो ये उसके लिए एक प्रॉब्लम का विषय है। आपकी नज़रों में ये लक्ष्मी योग है, लेकिन इस लक्ष्मी योग के हानि क्या है वो भी मैंने आपको बताई। अब आया कुंडली के अंदर दशम और अष्टम का राशि परिवर्तन योग के चंद्रमा और बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जब दो ग्रह आपस में राशि परिवर्तन करें तो इसका मतलब है दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे के घर में बैठ गए।
वो कोशिश करेंगे तुम मेरा अच्छा कर, मैं तेरा अच्छा करूँगा, तू मेरा बुरा करेगा तो मैं तेरा बुरा करूँगा। अब इसमें हुआ क्या है कि वो 10वें घर का मालिक है, वो तो कहता मैं तो अच्छा आदमी हूँ, मैं तो पहुँच गया 8वें घर के अंदर। लेकिन 8वें घर के आदमी ने कहा जी भाई साहब मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो अष्टमेश हूँ, मैं दशम में बैठ गया। अब अष्टम और दशम, आप कितने ही अच्छे कर्म कर रहे हो लेकिन उन कर्मों का आपको पूर्णतः फायदा नहीं मिल रहा। आप कितने ही अच्छे हो, आप कितने ही सामाजिक कार्य कर रहे हो, आप लोगों की भलाई के लिए सब कुछ कर रहे हो, लेकिन इसको कहते हैं जी मैंने सबके लिए अच्छा भला किया लेकिन मेरे ऊपर ब्लेम आए, मैंने लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की, लेकिन लोगों ने को ये लगा कि इनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आई हैं। तो ये है अष्टमेश और दशम, यानी कि एक अच्छे और एक खराब भाव का राशि परिवर्तन हो तो ऐसा ही परिणाम होता है। आपने कहा सूर्य आदित्य योग बना हुआ है मेरे अष्टम भाव में, आप 100 कुंडली उठा के देखना या 10 कुंडली उठा के देखना, 10 में से 8 कुंडली में आपको सूर्य और बुध एक साथ ही मिलेंगे। तो क्या हर कुंडली में सूर्य आदित्य योग बन रहा है? पहली बात तो मैं इसको सूर्य आदित्य योग नहीं मानता। सूर्य आदित्य योग के लिए ज़्यादा बेहतर ये रहता है कि सूर्य और बुध कुंडली के केंद्र त्रिकोणों में बैठे, एक बात ये बहुत ज़्यादा इसके लिए ज़रूरी है। तो पहला तो आपका अष्टम में बैठा हुआ है तो ये अच्छा नहीं होता, इसको मैं सूर्य आदित्य योग की कैटेगरी में नहीं लाता। ना तो मैं बुध को अस्त मानता कभी, क्योंकि सूर्य बुध अधिकतर निकट ही होते हैं। हाँ, आपकी कुंडली में एक कॉम्बिनेशंस लगता है, वो ये है कि शास्त्र कहता है अगर अष्टम भाव में बुध बैठा हुआ हो तो ये धन के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि बुध अकेला एक सौम्य ग्रह है जो आपके सेकंड हाउस को देखता है। इसका मतलब है बुध आपको अपनी वाणी से बोलचाल से धन दे सकता है, लेकिन आपकी कुंडली के अंदर जो बुध है वो सप्तमेश और या सप्तम भाव पत्नी ही नहीं, सप्तम भाव पब्लिक इमेज भी है, दशम भाव प्रोफेशन ही नहीं, दशम भाव आपके स्वयं के कर्म भी है। वो दोनों 8th हाउस में नवमेश के साथ बैठे हुए हैं। कहने को तो सप्तमेश, दशमेश और नवमेश का राजयोग है, लेकिन वो राजयोग अष्टम में बन रहा है। राजयोग के फल मिलेंगे कठिनाई के साथ। जैसा आपने कहा कि आप अच्छे ऑफिसर भी रहे हैं लेकिन आपके साथ वो एक गलत कार्य भी जीवन में हुआ है, तो दोनों फल आपको मिले। चंद्रमंगल ने आपको पदवी भी दे दी, चंद्रमंगल ने आपको डिमोशन भी दे दिया। सूर्य बुध ने आपको पदवी भी दे दी, सूर्य बुध ने आपको डिमोशन भी दे दिया। बृहस्पति ने आपको द्वादश भाव में बैठकर लाइफ में स्ट्रगल भी दे दिया, संघर्ष भी करा दिया। सब चीज़ें इस हॉरोस्कोप में साफ तौर पर दर्शित होती है। राहु केतु कुंडली के पंचम और एकादश से संबंध बनाते हैं। राहु के लिए कहा जाता है कि राहु अगर पंचम भाव में हो और पंचमेश से या नवमेश या लग्नेश से दृष्ट हो तो अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को अच्छा खासा धन दे सकता है। 5वें घर में राहु मंगल की राशि में मंगल से दृष्ट है, बुद्धि में तेजी दे सकता है, लेकिन एग्रेशन के कारण नुकसान भी दे सकता है, जल्दबाजी के कारण नुकसान भी दे सकता है। तो वो सब कॉम्बिनेशंस आपके चार्ट में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हर ग्रह अपनी दशा में या अंतरदशा में जीवन में कुछ ना कुछ अवश्य देता है। जब तक उसकी दशा अंतरदशा नहीं आती तब तक वो रिजल्ट नहीं देता। आपने कहा कर्ज कब तक और कैसे खत्म होगा और बुढ़ापा कैसा रहेगा। कर्ज उतारने के लिए और बुढ़ापे के लिए सबसे बड़ी बात जरूरी है कि हम जिस ग्रह की दशा में चल रहे हैं वो दशा कैसी है हमें। कि आपको वर्तमान में सप्तमेश और दशमेश बुध की दशा चल रही है जो कि 8वें घर में बैठा है, राशि परिवर्तन करके बैठा है। यानी ऐसे समय में व्यक्ति जो भी काम करने चलेगा उस काम में उसको प्रॉब्लम आएगी, उस काम में उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लॉस भी हो सकता है। 100% मेहनत करोगे तो हो सकता है उसका रिजल्ट 50% ही मिले, ऐसा हम यहाँ कह सकते हैं, क्योंकि वो पब्लिक इमेज और कर्मेश दोनों का मालिक है। अब बात आती है कि वो बुध नवांश में कैसा, हाँ या लग्नेश दशमेश होके केंद्र में बैठा अच्छा है, दशमांश में भी लग्नेश दशमेश होके 4th हाउस में ही बैठा। इसका मतलब बुध की दशा में किया गया संघर्ष सफल होगा, लेकिन शुरुआती स्थितियां ऐसी रहेंगी कि यार मेरे तो हर काम में बाधा ही आती है। अंततः सफलता मिल जाती है लेकिन बाधा से ही शुरुआत होती है। अब आप ऐसी स्थिति में चाहते हैं कि कर्ज मुक्त हो जाएं। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे अभी आपके हॉरोस्कोप वाइज कम से कम 3 से 4 साल तक कर्ज मुक्ति से रिलेटेड कोई अच्छे कॉम्बिनेशंस दिखाई नहीं दे रहे।
तो बुढ़ापा कैसा रहेगा? प्लैनेट इन 8th हाउस और बुध की राशि में शुक्र है। हेल्थ का भी ध्यान रखें, क्योंकि जैसे जैसे ये प्लैनेट आगे चलेगा वैसे वैसे आपको हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे। उसके लिए मैं रेमेडी बताऊंगा आपको। लेकिन बात यह है कि व्यक्ति ऐसा ये चाहता है कि मैं अपने जीवन में जब तक जिंदा रहूं तब तक कर्म करूं, और आपको दशमेश की दशा चल रही है। लग्नेश आपका 12वें घर में बैठ के यहाँ दृष्टि भी देता है इसको 9वीं। इसका मतलब आपका लगन कहता है कि भैया पीड़ित हैं, बीमार हैं, लेकिन मन के अंदर उमंग बराबर है कि भैया उठो काम करो। ऐसा व्यक्ति इस प्रकार की स्थितियां रखता है, क्योंकि आपका शनि भी प्रबल है, आपका मंगल भी प्रबल है। एक धैर्य दे रहा है, एक साहस दे रहा है। मुझे समझना है कि मेरी कुंडली में चंद्र और बुध के परिवर्तन योग का बता दिया आपको, शनि सूर्य के घर में होना बता दिया, अष्टम में बुधादित्य योग बता दिया, दशम में लक्ष्मी योग बता दिया, 12वें भाव में वक्री गुरु बता दिया। अभी बुध की मासा चालू है, कोई अंतरदशा अच्छी जाएगी क्या? अभी बुध में बुध है 21 मई तक, उसके बाद आएगा बुध में केतु। केतु शुक्र की राशि में 11th हाउस में, यानी लाभ देने के लिए तैयार है। लेकिन शुक्र कहाँ है? सप्तम भाव में। षष्टेश भी है, इसलिए हेल्थ इश्यूज होंगे, लेकिन हाँ लाभ होगा। नवांश में कुछ देखिएगा केतु 6th हाउस में बृहस्पति के साथ शनि की राशि में और शनि नीच का, यानी फिर से हेल्थ इश्यूज आगे दिखते हैं। अगली दशा है 19 मई 22 से 19 मार्च 25 बुध में शुक्र। कौन है शुक्र? फिर से 6th लॉर्ड। यानी भाई साहब हेल्थ इश्यूज का बहुत ज़्यादा इंडिकेशंस आता है। अपनी स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। कर्म करने के साथ साथ स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत बढ़िया अच्छी कंडीशंस तो खास ऐसी दिखाई दे नहीं रही है। हाँ, एवरेज तौर पे काम चलता रहेगा, ऐसा मैं यहाँ कह सकता हूँ। तो ये आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। आने वाले सवाल जो आपने पूछे उनका, दशाओं की स्थितियाँ भी मैंने शुक्र तक 2000 मई 25 तक देख ली हैं। अब बात ये है कि आपका जो चार्ट है, एक इंडिकेशन तो उसमें मुझे आया कि भैया बुध की महादशा पीड़ित है, दूसरा आया कि हेल्थ इश्यूज हैं। व्रत पराशर होरा शास्त्र में एक बहुत मोटी सी बात कही। दुनिया में लोग बाग सब पूछते रहते हैं उपाय बताओ, उपाय बताओ, उपाय बताओ, लेकिन व्रत पराशर में कहा कि अगर बुध की दशा चल रही हो तो बुध को भगवान विष्णु स्वरूप माना गया। ऐसे में व्यक्ति को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। मैं आपको बोलूंगा कि भाई साहब आप पहले करो नारायण कवच। ये कवच के अंदर रखेगा, हेल्थ इश्यूज को खत्म करेगा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। दूसरा करो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। नारायण कवच और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोजाना शुरू करो। बुधवार के दिन से शुरू करना है, और इसके अलावा कोई पूजा नहीं करनी। इंटरनेट पे जाओ, वहाँ से नारायण कवच विष्णु सहस्त्र नाम देखो कैसे करते हैं, कैसे बोलते हैं। PDF फाइल उसकी कहाँ है? संस्कृत और हिंदी दोनों में मिल जाता है। यही एकमात्र पूजा है जो आपको करनी है, उसके अलावा कोई पूजा आपको यहाँ नहीं करनी है। ना ही मैं आपको कोई खास स्टोन पहनने की भी यहाँ सलाह दूंगा। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। पूजा मैंने सिर्फ एक बताई है। नारायण कवच विष्णु सहस्त्र नाम करने में अगर आप तरीके से करते हैं तो मैं समझता हूँ 25 से 30 मिनट लग जाती हैं, लेकिन इतना तो आपको करना पड़ेगा अगर आप जीवन में कुछ अच्छा चाहते हैं, क्योंकि पूजा पाठ के फल इतने अच्छे होते हैं कि जाकी रहो भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिए इतनी जैसी, कि आप का मन और आपकी श्रद्धा ईश्वर की पूजा में जैसी है उसी के हिसाब से आपको जीवन में मिलेंगे फल। खराब से खराब दशा पूजा पाठ काट देती है, अच्छे से अच्छे योग कुंडली में हो तो आपके कर्मों के कारण कट जाते हैं। कि कुंडली में बन रहे हैं राजयोग, लेकिन आप कर रहे हैं गलत कर्म, तो आपके वो कर्म के कारण वो राजयोग भी खराब हो जाते हैं। तो उपाय कीजिएगा, निश्चित आपको इसमें मिलेगा लाभ। नमस्कार।